अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 400 से ज़ायद पाकिस्तानी पाकिस्तान से जाते हुए समुद्र में डूब जाते हैं। क्या ये पहली दफ़ा डूबे? क्या इससे पहले बहुत से पाकिस्तानी समुद्र के अंदर या जंगलों के अंदर पाकिस्तान से भागते हुए मारे नहीं गए? ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये सिलसिला कब रुकेगा? इस रीसेंट इंसिडेंट के अंदर एक घर हमें ऐसा भी मिलता है जिसके कुछ अफराद जो हैं वो उस वाक़े के अंदर, सारे का सारा ख़ानदान जो है उस वाक़े के अंदर मारा गया। अगर हम इसको सपोज करते हैं, हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर एक अफराद का 25 लाख दिया गया तो 5 से 6 लोगों का 1.5 से 2 करोड़ जो है अगर दिया जाता है इस तरह से मुल्क से भागने पे, तो वो कोई आम शख्स नहीं होगा, वो कोई गरीब आदमी नहीं होगा, वो यकीनन साहिब हैसियत होगा। तो साहिब हैसियत लोग जो हैं मुल्क से भागते जा रहे हैं। नाउमीदी है हर तरफ, हर शख्स मुल्क छोड़ना चाहता है और जो दूसरी दुनिया है जिसको भी बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, वहाँ पर आके एक नई जिंदगी जो है शुरू करना चाहता है। मैं यहाँ पर अमेरिका में हूँ और मैं लोगों से मिलता हूँ, उनके तासरात नोट करता हूँ और ये चाहता हूँ कि अगर वो लोग जो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, हम लोग उनके लिए इज्जत का रास्ता जो है वो तलाश कर सकें, वो इज्जत के साथ पूरी दुनिया घूमे, पाकिस्तान का उनसे नाम बने और उनका पाकिस्तान से नाम बने। जनाब, तो मेरे साथ आज की जो इस शो के अंदर मेरे साथ राहील साहब हैं। राहील साहब, वेलकम टू द शो जनाब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो राहील साहब जनाब बिजनेस कंसल्टेंट हैं, अमेरिका में हैं, कुछ अरसे से पूरी दुनिया के अंदर ये घूमते हैं जनाब। मिडिल ईस्ट के अंदर भी इन्होंने बिजनेस किया। तो मैं आज इनसे डिस्कस करूंगा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो साहिब हैसियत लोग हैं या जो कारोबारी हजरात हैं वो अमेरिका के अंदर किस तरह आसानी से इज्जत के साथ आ सकते हैं जनाब। तो ये आज का जनाब हमारा मुद्दा है इस पॉडकास्ट का, इस गपशप का। तो जी जनाब, राहील साहब मुझे आप बताइए जनाब कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं पाकिस्तान में जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए, या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कश्ती के अलावा। जी उस्मान, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो अभी करंट हालात चल रहे हैं, हमें इस वक्त ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी यूथ है जो पाकिस्तान से बाहर जाना जो है वो चाह रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे इंफॉर्मेशन और जराए मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम ये देख सकें कि कौन सा रास्ता ठीक है। जब सही रास्ता हमारे पास मौजूद नहीं है तो इसलिए हमें इस तरह के एजेंट माफिया के थ्रू जो है वो इलीगल और कंप्रोमाइज्ड वे जो है वो ढूंढने पड़ते हैं। और बड़ा सैड मोमेंट है, इतनी बड़ी तादाद में हमारे पाकिस्तानी, वो भी हमारे अपने हैं, हमारे बहन भाई हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में उनका जो है वो इंतकाल हुआ। राहील, यहाँ पर मैं आपको काटता चलूं, यहाँ पर सिलसिला रुक नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा ही इंसिडेंट के एग्जैक्ट अगले हफ्ते मुझे सियालकोट से कॉल आती है और एक शख्स मुझे बोलता है मुझे अपनी जमीन बेचनी है। मैं पूछता हूँ जनाब क्या आपने जमीन बेचनी है, किस लिए? तो कहने लगे जनाब मैं जर्मनी जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब आप जर्मनी किस तरह से जा रहे हो? तो कहने लगा नहीं पाजी, समुंदर तो नहीं जा रहा, मैं रशिया के रास्ते जा रहा। राइट। तो रशिया के अंदर कौन सी ऐसी लिफ्ट लगी है जो पाकिस्तान से लिफ्ट या कोई टनल है जिसके अंदर से आप लीगली जाओगे, जर्मन पहुंच जाएंगे? मैंने उनसे कहा भाई रास्ते में बर्फ आती है, रास्ते में जंगल आता है, मारे जाओगे। बिल्कुल सही। उन साहब ने मुझे कहा बाबूजी जे जमीन लेनी जे ते दसो, नहीं तो मेरे को और गाहक भी है। तो जी ओवर टू यू। तो आप तो फिर भी लकी हैं, मुझे तो ऐसी ऐसी बातें भी सुनने को मिलती है, किसी को मना करे ना कि यार ये रास्ता ठीक नहीं है, इस पे नहीं जाओ, तो वो कहता है यार मरना तो वैसे भी है, मौत ते आनी है, ते इंसान ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ हथ पैर मारांगे तो अल्लाह सबब लाएगा, अल्लाह सबब लगाएगा। अब ये यकीन करें इस पूरी, क्योंकि मैं एक सेंट्रल पंजाब, आपको पता है गोल्डन ट्रायंगल से मेरा ताल्लुक है, और पूरी की पूरी दुनिया में हमारे जो गांव और हमारे शहर के लोग हैं वो मौजूद है। मेरा बड़ा क्लोज जो है वो कांटेक्ट रहता है और ऐसा ऐसा नजरिया इन लोगों के दरमियान पाया जाता है कि जी हीला करोगे तो वसीला बनेगा,
और मौत आनी है तो मारी जाना है। इंसान अल्लाह जड़ा ना सबब लांदा है, तो अगर कोई सबब लभ गया, कोई चंगा एजेंट लभ गया तो हमें एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा। मेरा ये मानना है, मैं लोगों को हमेशा एक ही जवाब देता हूँ कि अगर आप खुदा ना खास्ता कोई गलती या कोई गुनाह करने का या कोई जुर्म करने का प्लान करते हो, कोई चोरी डकैती का प्लान करते हो, तो आप बोलो जी अल्लाह ने वसीला बनाना है, तो अल्लाह ने तो वसीला नहीं बनाना। और मेरे अपने आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट मेरी बुक्स के अंदर डंकी लगा के या इलीगल किसी भी तरीके से किसी कंट्री में एंटर होना, ये बिल्कुल एक जुर्म है। और ये ऐसा ही है कि आप किसी के घर में डकैती या चोरी की वारदात या नीयत से एंटर हो रहे हो, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। आवाम को ये बात समझनी जरूरी है कि इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि जब आप डंकी लगा के अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर या यूरोप के अंदर आते हो, तो आपका जो इमिग्रेशन का केस है वो इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि वो आपको मिसाले इबरत बना देते हैं। ठीक है जी, हम इसके ऊपर नहीं आते अभी। हम लोग, मुझे अब ये बताइए कि भाईजान सबसे इजी क्विकेस्ट वे क्या है कि जो एक साहिब हैसियत या कारोबारी आदमी है, अभी किसी सूरत में पाकिस्तान के हालात से दिल बर्दाश्ता है, तो वो चाहता है कि ओके मुझको एक सेकंड ऑप्शन चाहिए, तो उसके लिए रास्ता कहां से चलता है? परफेक्ट। अब मैं यहां पे एक और अपना नजरिया आपको पेश कर देता हूं। एक ये भी हमारा मुतफिका तौर पे हमारी कौम का एक माइंडसेट डेवलप्ड है कि अगर किसी ने मुल्क से बाहर जाना है तो वो सिर्फ इस नीयत से जा रहा है कि वो किसी भी हालात से दिल बर्दाश्त है। ठीक है। आप अपने पड़ोसी मुल्क को अगर देखें, इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में ओवरसीज इंडियंस जो एनआरआईज हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, ये एक ऑफिशियल इंडस्ट्री है उनकी, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोइंग ऑफिशियल इंडस्ट्री, जो कि उनके मुल्क में बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यूज लेके आ रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने टाइम पे इस इंडस्ट्री को, ओवरसीज कम्युनिटी को एक इंडस्ट्री की फॉर्म दी, ऑफिशियल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया और प्रमोट किया गया। आज इंडिया के किसी एक छोटे से, फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ इंडिया की बात करते हो, तो साउथ इंडिया के एक स्मॉल स्टेट में एक बच्चा पैदा होता है, तो उसका या बाप या चाचा जो अमेरिका में किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीटीओ है, वो उसको बताता है कि आज से 20 साल बाद, 21 साल बाद, 25 साल बाद अमेरिका में ये जॉब रिक्वायरमेंट है। जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बच्चा उस माइंडसेट से डेवलप हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो इस तरह खुदा ना खास्ता नहीं इंडिया से जाते कि हम भाग रहे हैं, वो भाग के नहीं जाते, वो प्लान करके अपनी वर्क फोर्स को सेल करते हैं, प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा जरूरत है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को इस नजर से या इस नुक्ता नजर से उतारें कि ये मुल्क से भाग रहा है या दिल बर्दाश्ता होकर भाग रहा है। हम जा रहे हैं अपने मुल्क को कैरी करके, अपनी सकाफत को कैरी करके इंटरनेशनल मार्केट में compete करने के लिए। वर्कफोर्स के साथ वर्ड बिल्कुल इस्तेमाल किया कि जनाब वर्कफोर्स, ठीक है जी, वेले निकम्मे हाडा आराम नहीं, जो इस मुल्क में आके या यूरोप में आके ये सोचना शुरू करें कि भाजी करना और फिर आगे अपने मुल्क का नाम बदनाम करें। आज अमेरिका में जिसको सबसे सस्ती लेबर चाहिए होती है, उसको पता कि जो पाकिस्तानी अनडॉक्यूमेंटेड बंदा बैठा है उसको पकड़ लो, मुफ्त में काम करेगा, सस्ते पैसों में काम करेगा। आपको पेट्रोल स्टेशन के ऊपर पेट्रोल डालते नजर आएंगे। जितनी आप ये समझ लीजिए जो लेबर फोर्स के काम है, जितने गंदे काम है, ऐसे मतलब गंदा तो नहीं मैं किसी वर्ड को बोलता, हमारी नजर में जो मैं ये समझता हूँ हार्ड जॉब्स है, लो पेइंग जॉब्स हैं, तंदूर पे रोटियां पे लगा रहा है ना, 12-12 घंटे तंदूर पे रोटी लगा रहा है, तो वहां पर आपको कौन नजर आएगा? पाकिस्तानी। अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को वर्कफोर्स, तो जनाब वर्कफोर्स के आपने बात की, तो रहील मुझे ये बताइए पहला स्टेप क्या है वर्कफोर्स के लिए? अब आ जाते हैं जो इसके वर्कफोर्स के या जो अमेरिका के जो ऑफिशियल प्रोग्राम है। अमेरिका के जो बहुत कॉमन वीजा प्रोग्राम्स हैं, एक पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि अमेरिका का एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं ट्रीटी कैटेगरी। अच्छा, अब ट्रीटी कैटेगरी सबसे पहले अमेरिका की बहुत सारी दुनिया की ऐसी कंट्रीज हैं, कुछ 65 या 68 कंट्रीज हैं जिनके साथ ट्रेड या कॉमर्स ट्रीटी साइंड है। कॉमर्स ट्रीटी का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे मुल्क के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, आप एक दूसरे को प्रमोट करोगे और फैसिलिटेट करोगे।
अच्छा, अब इत्तेफाक की बात ऐसी है कि इवन इंडिया का ट्रीटी साइन नहीं है अमेरिका के साथ, जितने मर्जी उनके स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, और हम लोग पाकिस्तानी की जो है वो ट्रीटी साइंड है, जिसका मतलब कि वी आर ब्लेस्ड इन दिस सिनेरियो, इन दिस कैटेगरी, कि हमारे पास ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ये हो गया आपका पहला मतलब फिल्टर। वीजा लेने के लिए हमारे नंबर्स जो हैं वो इंडिया से ज्यादा है। इंडिया से ज्यादा हाँ, वो इन्वेस्टर वीजा के लिए। अब इंडिया के नंबर्स किस वीजा में ज्यादा है वो एक अलग पूरा टॉपिक है, उसके ऊपर हम अभी नहीं जाते। इन्वेस्टर कैटेगरी में, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान एक रिच कंट्री है एज अ पॉपुलेशन, कैश इकोनॉमी है, यहाँ पे जो है वो लिक्विडिटी है, और इन्वेस्टर्स के लिए इनकी ट्रीटी साइंड है। अच्छा, अब ट्रीटी साइंड से हमें फायदा क्या है? हमें ये फायदा है कि हमारे पास डिफरेंट तरह के नॉन इमिग्रेंट वीजा ऑप्शंस जो है वो ओपन होते हैं, जिनमें से नंबर 1 है E1 वीजा, जो कि ट्रीटी ट्रेडर वीजा के नाम से जाना जाता है। E1 ठीक है। एक है E2 वीजा, ट्रीटी ट्रेडर। E1 ट्रीटी ट्रेडर वीजा, ट्रीटी एक एग्रीमेंट है बिटवीन द टू कंट्रीज, यस, बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान, ठीक है जनाब, राइट। और उसका जो ट्रेडर है, हाँ जी, यानी तजारत करने वाला, Yes. कारोबार करने वाला, Right. व्हेन वी से तजारत करने वाला, कारोबार करने वाला, तो उससे मुराद ये है कि पाकिस्तान में कोई कपड़े की दुकान वाला है, चाय की दुकान वाला है, होटल वाला है, कोई छोटी सी मिल वाला है, Right. ठीक है, कोई काश्तकार है, कोई आड़ती है, वो सब इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब इसका हल्का सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि ट्रीटी ट्रेडर वीजा के लिए इसमें ना सिर्फ प्रोडक्ट बल्कि सर्विसेज भी आती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई ऐसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला बंदा है जो प्रोडक्ट बना रहा है, टॉवल्स बनते हैं, टेक्सटाइल बनता है, गारमेंट्स बनता है, आपका सियालकोट पूरा, गुजरांवाला, गुजरात, जितना इंडस्ट्रियल, वजीराबाद, ये पूरा जो है, ये सारे कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो आप पाकिस्तान में बना रहे हो और अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, ये आपका आ गया पहला कंडीशन। सेकंड, आपको पता है जैसे गुजरांवाला में फॉर एग्जांपल रिसाइकलिंग के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, टायर इंडस्ट्री की डिमांड बहुत है, ई वेस्ट की डिमांड बहुत है। ई वेस्ट मतलब जो मोबाइल डिवाइसेस जो होती हैं, कंप्यूटर स्क्रीन्स, मॉनिटर्स, इसको ई वेस्ट कैटेगरी बोलते हैं। ये सारी वो आइटम्स हैं जो अमेरिका से पाकिस्तान जाती हैं। तो एक वो प्रोडक्ट्स होगी जो आप पाकिस्तान से बना के अमेरिका में ट्रेड करते हो, एक वो है जो आप अमेरिका से पाकिस्तान लेके जाते हो। ये 2 कैटेगरीज होगी। थर्ड कैटेगरी के पाकिस्तानी सर्विस प्रोवाइडर्स, जो आपकी डिजिटल इकोनॉमी है आज की डेट में, जो आपका डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स है, जिसमें वेब डिजाइनर्स हैं, ई कॉमर्स वाले हैं, IT है, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है, जितनी भी ये इंडस्ट्री है, ये सारी वो इंडस्ट्री जो अमेरिका में सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, यानी अमेरिकन क्लाइंट्स को, इंडिविजुअल्स को या बिजनेसेस को। तो ये सर्विस जो है ये भी ट्रेड के जुमरे में आती है। तो इधर इट्स अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, इधर इट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एनी ऑफ दीज 4 क्राइटेरिया आप जहां पे फॉल करते हैं, यू आर क्वालिफाइड फॉर E1 ट्रीटी ट्रेडर E1 वीजा। तो इट्स अ प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। सेकंड जो वीजा कैटेगरी है वो है E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा। अच्छा, अब ये भी ट्रीटी कंट्रीज के लिए लिमिटेड है। इसमें और E1 में जो मेजर डिफरेंस है वो ये आता है कि अब आपका ट्रेड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप इन्वेस्टर हैं एज एन अमेरिका कंट्री में, यहां की लोकल इकोनॉमी में आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है। किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, किसी बिजनेस को टेक ओवर, रनिंग बिजनेस है, एस्टैब्लिश्ड है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। आप किसी रनिंग बिजनेस के पार्शियल शेयर्स जो कि 50 या 51% मिनिमम होंगे, आप पार्शियल शेयर्स परचेज कर सकते हैं। आप फ्रेंचाइजीज पर ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी लोकल इन्वेस्टमेंट्स जो अमेरिका में आप यहां की इकोनॉमी में अपना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट्स और इस बिजनेस की बेस के ऊपर आपको E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा जो है वो मिल जाता है। और ये जो स्टैंड करता है, ये इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रखा हुआ है? नहीं, ये अमेरिका की डिफरेंट वीजा कैटेगरीज हैं। जैसे O1 है, H1 है, L1 है, E कैटेगरीज हैं, F कैटेगरीज हैं। तो ये उनके एक अपनी वीजा क्लासिफिकेशंस हैं, जिसके हिसाब से E1 जिस तरह B1 और B2 वीजा जो है वो सेपरेटली भी होता है, लेकिन अमूमी तौर पर वो एक कंबाइन वीजा कहते हैं। जी, ऐसे ही है। क्या E1 E2 भी इसी तरह से है या ये दोनों अलग अलग? नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। इनका थीम एक है कि बेसिकली सेम नेचर पे आपको जो है वो आपको एक्सेस मिलती है अमेरिकन मार्केट की, लेकिन दोनों का एसेंस जो है कि वो ट्रेडिंग के बेस पे मिलता है और ये इन्वेस्टमेंट्स की बेस पे मिलता है। अच्छा मरहिल साहब, मैं इससे आगे चलूं, मुझे आप ये बताते जाइए कि इन अमेरिकन को इतनी काहे की पेट में दर्द है, मरोड़ है कि ये इन्होंने हमारे साथ एक ट्रीटी भी साइन कर ली और उसके बाद ये हमें वीज़ाज जो हैं वो भी
बड़ी आसानी से देना चाहते हैं, आसानी से देना चाहते हैं, लोग मानते नहीं। लेकिन मेरा तो 4 दिन में वीजा लगा, एब्सोल्युटली, ठीक है, 4 दिनों के अंदर, और कोई शख्स ये मानने पे तैयार नहीं है। मैंने कहा यार मेरा 4 दिनों में लगा, मैं जुम्मे की रात को पासपोर्ट सबमिट करता हूँ, अगले जुम्मे रात को 11 बजे पासपोर्ट मेरे घर में होता है, ठीक है जी, नो इंटरव्यू, नो बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं। खैर क्या रीजन है सर? सर देखें, बड़ा सिंपल है जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमेशा से एक बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट रही है। ठीक है जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज या जो भी रीजंस है, मैं उन रीजंस की कॉज पे नहीं जाता, हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। अगर कोई करने की कोशिश भी करते हैं तो उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अमेरिका हो गया या दुनिया की किसी भी डेवलप कंट्री में आप जाते हैं, इवन यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, every single country in the world they want to attract the foreign investments। इसीलिए इनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, दे वांट फॉरेन इन्वेस्टर्स। एक एंड सेकंड, इस सबसे बड़ी अमेरिका की अगर मैं इकोनॉमी की पर्टिकुलरली बात करूं तो सबसे बड़ा रीजन वाई, अच्छा अब एक क्लाइंट का या एक इन्वेस्टर का, फॉर एग्जांपल एक स्मॉल स्केल का बिजनेस है, $150,000 का, उस $150,000 की अमेरिका को जरूरत नहीं है पर्टिकुलरली। एक अगर अकाउंट की बात करें, अमेरिका इज टू बिग फॉर दैट $100,000 की इन्वेस्टमेंट। लेकिन अमेरिका को अट्रैक्शन क्या है कि वो जो एक स्मॉल बिजनेस है वो आएगा, वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेगा, सबसे बढ़कर इंप्लॉयमेंट्स क्रिएट करेगा, सबसे बढ़कर एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करेगा, कि यहां की जो अमेरिकन हैं, अमेरिकन रेजिडेंट्स हैं, अमेरिकन सिटीजन्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। और अमेरिका ये आप पे एहसान करके नहीं कर रहा, उनको आपके ना तो $1 लाख में कोई इंटरेस्ट है, ना आपकी शक्ल उनको बहुत पसंद आई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। उनको ये इंटरेस्ट है कि उनके आप $1 लाख लाएंगे, एक बिजनेस बनाएंगे, आज नहीं 6 महीने में, 1 साल में आप 2, 4, 5 अमेरिकन को हायर करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज देंगे, उनके लिए जॉब क्रिएशन करेंगे। बस इतनी सी अट्रैक्शन है, और इसी से इनकी इकोनॉमी जो चलती है, इसी से ये ग्रो कर रहे हैं कि इतनी इस मुल्क में इन्होंने डाइवर्सिटी क्रिएट कर रखी है, इंटरनल कंपटीशन इतना ज्यादा कर रखा है कि इनके लोकल अमेरिकन काम ना भी करें तो जो फॉरेनर्स आते हैं पैसा लगा के, जिंदगी की जुस्तजू लगा के, वो इतनी यहाँ पर मेहनत करते हैं कि जिससे इनका मुल्क भी आगे बढ़ता है, इनके इदारे भी तरक्की करते हैं और इनकी जिंदगियां भी बेहतर होती हैं। अच्छा, मुझे रहील साहब ये बताइए कि मैंने अब ये जहन बना लिया कि जनाब मुझको E1 या E2 वीजा लेना है, क्या ऐसी कोई छाननी है कि आप कहें कि यार अच्छा ये छाननी है तो मैं इससे छिनता हूं या नहीं छिनता, बजाय ये कि मैं किसी कंसल्टेंट के पास जाऊं, मैं किसी वकील को हायर करूं। तो मुझे आप ये बताइए कोई वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म, कोई बेसिक इंफॉर्मेशन जहां पर लोग जो हैं अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डालते जाएं और छाननी जो है वो बताती जाए कि हाँ भाई आप E1 के लिए अप्लाई करते हो, E2 के लिए या किसी दूसरे वीजा फॉर्मेट के लिए। ओके, देखिए ये जो है ना, ये एक ऐसा सिस्टम है कि आपकी जो क्वालिफिकेशंस का जो डिफरेंस है बेसिकली E1 और E2 में, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं हो सकता। फर्स्ट थिंग, हाँ, नेचर चूंकि दोनों बिजनेस वीजास की अलग अलग है, तो हमें खुद को पता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेडिंग ही करता हूं, मैं अमेरिका से कोई मटेरियल, जैसे ई वेस्ट की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में बहुत ई वेस्ट जाता है, टायर बहुत जाता है, आपका जो स्क्रैप बहुत सा जाता है। तो अगर मैं एक ई वेस्ट का, डिजिटल स्क्रीन का, LCD मॉनिटर्स का इंपोर्टर हूं अमेरिका से, मेरा काम है मैं अमेरिका में जाऊंगा, वहां से डिफरेंट जो सप्लायर्स हैं उनसे कांटेक्ट किया, एक अपना कंटेनर तैयार किया और मैं लेके पाकिस्तान आ गया। अब इस सूरत में मेरे लिए यही सबसे बड़ा फिल्टर है कि अब इस सूरत में बिकॉज मैं अमेरिका की लोकल इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ उनकी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स जो है उसको फैसिलिटेट कर रहा हूं, तो मैं ट्रेडर्स वीजा की कैटेगरी में आऊंगा। दूसरा फिल्टर, अगर इसके कंपैरिजन में मैं E2 की अगर बात करता हूं, अगर आप किसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं है तो आपके पास सिंपल है कि आपने लोकल बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। आपने वहां पे एक गैस स्टेशन लिया है, एक 7-Eleven लिया है, एक रेस्टोरेंट खोला है, कॉफी शॉप खोली है, कुछ भी खोला है, अब आप समोसों की दुकान डालें, बड़ी अच्छी चलती है, समोसों की दुकान डालनी, बिरयानी की दुकान, कुल्फे फलूदे की। प्लीज अगर कोई देसी, कोई लाहौर पंजाबी, कोई कसूरी फलूदे वाला है तो वो लेके आ जाए, इधर वर्जीनिया में बड़ी जरूरत है हमें यार, सब्ज चाय की, पराठों की, ऐसे ही ब्रेकफास्ट
देसी जो हमारा लस्सी, देखिए ऐसे ये ही। वो चीजें हैं जो आप जिसके कल्चर अंदर को प्रमोट करेंगे। कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, और साथ में हम लोग इजीली बता सकते हैं किसी जॉन माइकल शान से हम लस्सी तो बनाने से रहे, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो पकोड़े बनवाने से पकोड़े रहे। बनवाने से रहे। तो ये वो चीजें हैं कि अगर आपने यहाँ पे बिजनेस करना है लोकल मार्केट में, तो अब आप E1 पे नहीं जा सकते, अब आपको E2 में जाना है। तो बेसिकली इन दोनों के अंदर तो आपका यहाँ से क्राइटेरिया डिफाइन हो जाता है। अच्छा, E1 जो है, मैं इसके अंदर आपने कहा कि अगर आप इसकी अमेरिका की किसी सूरत में एक्सपोर्ट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट्स या इवन इम्पोर्ट्स, E1 इंपोर्ट, जैसे पाकिस्तान में सियालकोट आपका पूरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, B1 B2 जो है जी, उसके अंदर और फिर E1 में क्या फर्क होगा? जबरदस्त। ये $1 मिलियन सवाल है, और ये एक ऐसा सवाल है कि जिसको बहुत सारी पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी मिस इंटरप्रेट करती आ रही है, आज से नहीं, बहुत अजलों से। अच्छा जी। B1 B2 चूंकि उस वीजा का नाम है बिजनेस वीजा, ठीक है, बिजनेस वीजा, बट दे डोंट रियलाइज इट्स अ बिजनेस टूरिस्ट वीजा। आप B1 B2 के ऊपर अमेरिका में आ सकते हो, आप यहाँ पे मीटिंग्स कर सकते हो, आपके कोई सप्लायर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, आप उनसे मीटिंग करें, आप कोई ट्रेड शो अटेंड करने आ रहे हैं या ऑर्गेनाइज करने आ रहे हैं वो करें, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करें, आप ये सारे काम कर सकते हैं। बिजनेस को माल खरीद लें, आप खरीदने की डील नेगोशिएट कर सकते हैं। अच्छा, ओके। यानी आपके पास अमेरिका में फॉर एग्जांपल कोई भी माल पड़ा, मैं आया हूं पाकिस्तान से B1 B2 पे, मैं आपसे डील क्लोज कर सकता हूं क्योंकि आपके पास ये मटेरियल है, इतना इतना मटेरियल मैं आपसे ले लूंगा। आप बिजनेस का वो मटेरियल हैंड ओवर नहीं कर सकते उससे, या पेमेंट उसको देके बिजनेस ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं कर सकते। ओके, ये इलीगल है एज पर अमेरिकन जो लेजिस्लेशन है USCIS की, दिस इज नॉट अलाउड। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास फैसलाबाद के कस्टमर्स हैं, मेरे पास सियालकोट के कस्टमर्स हैं, जो आज से नहीं पिछले 20-20 साल से कर रहे हैं। ठीक है, दे आर कमिंग हियर, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, दे आर बाइंग देयर प्रोडक्ट, ठीक है, एंड दे बिलीव कि मेरे पास चूंकि बिजनेस वीजा है B1 B2, Okay. आई एम गुड टू गो। दे आर नॉट गुड टू गो। आज नहीं तो कल कभी पकड़े जाएंगे, किसी ट्रांजैक्शन में उनका नाम आएगा, इट्स नॉट अलाउड, बेसिकली इट्स नॉट और परमिटेड। मेरे ख्याल से उनको वो जो B1 B2 जो कैटेगरी है, जिस वीजा उनको उतना फायदा भी नहीं दे पा नहीं, रहा। उसका इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कुछ भी, इसका सवाई ये फायदा है कि आपके पास एक वीजा मौजूद है, आप टिकट लेंगे और आप फ्लाई करके अमेरिका आ जाएंगे। Alright. E1 के इसके कंपैरिजन में E1 से आपको क्या फायदा है कि आप अपनी फैमिली को लाके यहाँ पे यू आर नाउ ऑफिशियली लीगल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। Okay. आपके बच्चे स्कूल जा सकते हैं, आप यहाँ का एजुकेशन सिस्टम से बेनिफिट्स ले सकते हो, आप यहाँ के खुदा न खास्ता को जरूरत पड़ती है तो हेल्थ केयर सिस्टम को अवेल कर सकते हो, आपकी फैमिली यहाँ मूव होती है, आप यहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सेस करते अच्छा रहील, तो इसका मुझे जो खुलासा समझ में आ रहा है कि अगर किसी ने इनिशियली बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है या बिजनेस कोई मेला अटेंड करना है या कोई साइन करना है, Right. तो B1 B2 इज इजी, राइट? वो खुद अकेला आए और आके मेला अटेंड करे, कोई इनिशियल बिजनेस नेगोशिएशन जो है उसको इनिशिएट करे, वापस चला जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी लॉन्ग टर्म टाइज आपने बिल्ड करनी है अमेरिका में, राइट। कुछ मसलसल खरीदते रहना है, बेचते रहना है, तो फिर यकीनन आपको फैमिली साथ रखने की जो है पॉसिबिलिटी आपको E1 वीजा जो है वो देता है। उसके अंदर फिर आपको पूरा अमेरिकन सिस्टम जो है वो आपके साथ कंप्लीटली अलाइंड हो जाता है। बिल्कुल ऐसे आपको एक्सेस मिल जाती है अमेरिकन सारे सिस्टम की, फैमिली के साथ रख सकते हैं आप, उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम जो है उससे बेनिफिट ले सकते हैं। राइट। अच्छा जी, ये जनाब मुझको समझ आ गई, E1 की समझ आ गई, E2 की समझ आ गई, और B1 B2 की भी हम लोगों को अंदाजा हो गया। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि इसके लिए सबसे मिनिमम क्राइटेरिया क्या है जनाब? ओके, अच्छा, अब हम इन दोनों को अगेन दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है, दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम ऑफिशियल टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो USCIS की जो वेबसाइट है उस पे इसका दोनों के सूरत में E1 या E2। मैं चाहूंगा आप जरा थोड़ा सा आराम से बोल दें ताकि लोग जो हैं, सबसे बड़ा जो एजेंट है जिसके पास सबसे राइट इंफॉर्मेशन है, और वो जो इंफॉर्मेशन अगर गलत भी है ना तो वो उसको ओन करते हैं, और वो है अमेरिकन जो इमिग्रेशन की वेबसाइट्स हैं, राइट? बिल्कुल ऐसे इसको क्या बोलते हैं जनाब? USCIS USCIS.gov। ठीक है जनाब, .com पे ना चले जाइए। हाँ जी। ठीक है जी जनाब। ओके, तो USCIS की जो वेबसाइट है उसके ऊपर, और यूएस की जो इमिग्रेशन लेजिस्लेशन है उसके अकॉर्डिंगली देयर इज नो न्यूमेरिक डिजिट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और वैल्यू डिफाइंड। मतलब उर्दू में बताता हूं कि इनकी कोई फिक्स स्टैंडर्ड अमाउंट नहीं है।
टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि E2 की क्वालिफाई करने के लिए आपको सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। E1 को क्वालिफाई करने के लिए आपका ट्रेड वॉल्यूम सब्सटेंशियल होना चाहिए। वेरी नाइस। अब दोनों सिचुएशंस में वर्डिंग यूज हुई है सब्सटेंशियल की। सब्सटेंशियल की जो इंटरप्रिटेशन है या जो ट्रांसलेशन है वो हर कंपनी, इमिग्रेशन लॉयर, अटॉर्नीज, कंसल्टेंट्स या इवन इंडिविजुअल्स के लिए वेरी करती है। हर बंदा अपने हिसाब से इसको ट्रांसलेट करता है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रांसलेट करता है। इनका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। बट यूजुअली एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग पर्सन, हम लोगों के जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमने देखी है, E2 के वॉल्यूम में एटलीस्ट $100,000 का एक मिनिमम थ्रेशोल्ड हमने डिफाइन किया हुआ है कि इतना आपका होना चाहिए एक रीजनेबल बिजनेस के लिए, प्रैक्टिस की बेस के ऊपर, या जो मार्केट की यहाँ का करंट सिनेरियो है कि यार 100,000 में आपको एक डिसेंट बिजनेस मिल जाएगा। $1,00,000 में तो एक प्लॉट नहीं आता भाईजान पाकिस्तान। एग्जैक्टली। और आप अब इस बात को अपनी स्टार्ट की बात से अगर लिंक करते हैं तो $1,00,000 पाकिस्तानी आज शायद पौने 3 करोड़ या 3 करोड़ लगा ले, तो 3 करोड़ में आपको किसी एक अच्छी जगह पे एक रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं मिलता। इतने में आप अमेरिका में ना सिर्फ बिजनेस एस्टेब्लिश करते हो बल्कि उसके साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाते हो। किसी दे भाई 12 बच्चे ने तो 12 ਦੇ 12 भाजी आ जाएंगे, 12 ਦੇ 12 आ जाएंगे। किसी दियां 2 बीवियां ने, नहीं 2 नहीं लेनी, एक। अमेरिकन सिस्टम में सर हलाल 4 बीवियां पाकिस्तान में अलाउ है, इस्लाम में अलाउ है, इतने दूजी नहीं अलाउ, दूसरी बुढ़ी नहीं आ सकती। जिसके को 2 बीवियां ने वो दूसरी बीवी का अलग से करवाएगा, उसके लिए अलग $1,00,000 लगाएगा। तो यहाँ के क्योंकि सिस्टम में आपको पता है एक $1,00,000 लगा के भी नहीं ला, वो ले आती लोड भी नहीं, वो ला ही नहीं सकता। अमेरिकन सिस्टम 2 बीवियां नहीं है यहाँ पे, अलाउ नहीं है लीगल सिस्टम में। तो अच्छा जनाब, अभी तो ये तो बड़ा आसान नहीं है, ऐसा ही है। तो क्यों नहीं करते? देखिए करते क्यों नहीं है, इसके लिए जो मेरे एक्सपीरियंस में जो बहुत बड़ी रीजन है वो सबसे बड़ा तो यही है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लोगों के पास, ऑडियंस में, पब्लिक में इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहला जो माइंडसेट डेवलप्ड है वो ये है कि फ्रॉड होएगा। $1,00,000 च अमेरिका भाजी लभदा होंदा, अद्धा पाकिस्तान टुर जांदा, अद्धा पाकिस्तान टुर जांदा, क्योंकि हर बंदे ने प्लाट ते ले आई है। अच्छा, अब इस वजह से एक तो लोगों के पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, फिर दूसरा लैक ऑफ ट्रस्ट है। ठीक है कि उनको कोई राइट ऐसी पार्टी, ऐसा बंदा जो उनको सही से गाइड करे कि ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप पे जाएगा कैसे। अच्छा, ये 2 चीजें होगी। तीसरा उसके बाद आ गया लैक ऑफ एक्सपोजर। अब एक्सपोजर का एक बहुत बड़ा जो है वो फर्क है, वो ये कि एक वो बंदा जिसने एजेंट को 50 लाख रुपया दे के कश्ती में बैठ के यूनान के बॉर्डर क्रॉस करना है, वो उसको 50 लाख देने के में इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो उसके सामने बैठा है और वो उसको पैसे दे रहा है और उस पैसे के बदले में वो उसको कश्ती में लेके जा रहा है, चाहे वो इलीगल जा रहा है, लेकिन उसको ये ट्रस्ट डेवलप है, स्कोप और विजन उसका ऐसा बना हुआ है कि यार मैं बंदे फाड़ लाऊंगा। यहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है पहले। सिर्फ जो इसका टेक्निकल पॉइंट है, ट्रिकी पॉइंट है, वो ये होता है कि आपने पहले बिजनेस बनाना है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंटेड पेपर बिजनेस नहीं है, आपने एक्चुअल में बिजनेस एक खरीदा। आपने जैसे आप यहाँ पे आए हैं, हम कल किसी रेस्टोरेंट पे गए या कॉफी शॉप में गए, आपने बोला यार पसंद आ रही है, $1,20,000 दिया, आपने उससे पैसे दे दिए। तो पहले आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर उस इन्वेस्टमेंट के पूरे डॉक्यूमेंट्स, उसकी पूरे मनी ट्रेल, उसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो सब आपका लेजिटिमेट होगा और वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके फिर आप एम्बेसी में जाएंगे कि मैं इन्वेस्टमेंट कर आया हूं, नाउ यू गिव मी द वीजा। अमेरिका में जाए बगैर इन्वेस्टमेंट हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। अच्छा चलें, अब मैं आपसे एक खास केस नजर रखता हूँ। पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत से बिजनेसेस जो हैं वो ई कॉमर्स के शुरू हुए। बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान में हजारों की तादाद में सिर्फ सियालकोट के अंदर लोग जो हैं जो ईबे के ऊपर ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं जनाब। बिल्कुल ठीक है जी। तो ईबे जो है उन्होंने ले रखा है अपने चाचे का, मामे का, ताए का या फुफड़ का। हालांकि ईबे जो है वो पाकिस्तान बेस्ड अभी खुल सकता है। ऐसा ही है। रहील साहब, मेरा ये क्वेश्चन ये है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में है, वो ईबे के ऊपर उसका अपना अकाउंट है, ठीक है, या उसके चाचे का अकाउंट है, ठीक है, या उसका वो वेबसाइट के ऊपर सेल कर रहा है या अमेज़न के ऊपर सेल कर रहा है, सही है। तो यहाँ पर इन सारे सिनेरियो के अंदर पहले तो मुझे आप ये बताइए कि उसको ई कॉमर्स का बिजनेस इस पर्सपेक्टिव में किस तरह से करना चाहिए, चाचे के, मामे के, फुफे के, ताए के, जान के नाम के ऊपर
पेपल अकाउंट खुलवा के, ईबे, अमेजोन के अकाउंट खुलवा के करना चाहिए है, या उसको अपने नाम पे करना चाहिए है और उसको बाद में वो हेल्प मिल सकती है वीजा लेने में? ओके, अब देखें, ये जो ई कॉमर्स की इस वक्त पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री पूरी की पूरी जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। ई कॉमर्स में बहुत से लोगों का ये बिलीव है कि ई कॉमर्स मोस्टली चूंकि वर्चुअल टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं विच यू कैन मैनेज एंड हैंडल रिमोटली, आप कहीं से भी दुनिया में बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के रिमोटली मैनेज कर लेते हो, तो ये बिजनेसेस ई वीजास को, E1 हो या E2 हो, इनको क्वालिफाई नहीं करेगा, विच इज रॉन्ग। लेट मी, फिर ये गलत है, ये गलत है, हाँ, ये गलत है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। बिजनेस हो सकता है, बिजनेस होता है, बिजनेस होता है, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे आपका फिजिकल हो, आपको उसके पैरामीटर्स हैं वो फॉलो करने हैं, उसके स्टैंडर्ड एक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फॉलो करने हैं। अच्छा, अब इनमें ये जो ई कॉमर्स का, चाहे वो अमेजोन है, चाहे ईबे है, इट्सी है, या कोई भी बिजनेस है, इनमें से भी अच्छा, इनके भी आगे से जो मॉडल्स हैं, चाहे पीएल का मॉडल है, चाहे होलसेल का मॉडल है, या वेबसाइट का मॉडल, या वेबसाइट का अपना आप वाला जो ई कॉमर्स है, अच्छा, वो सबसे स्ट्रांग है। आपकी जो इंडिविजुअल वेबसाइट का मॉडल है वो सबसे स्ट्रांग है इन दोनों कैटेगरीज में फॉल करने के लिए, एज कंपेयर टू थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस, अमेजोन हो गया या ईबे। थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस मींस यू ओन नथिंग, You own nothing, exactly. You are on their mercy, you are on their discretion, और you वो cannot सब का सब show- आप रिमोटली मैनेज कर and रहे you हैं। cannot show, you know, like any embassy that you own a store on eBay और ये उसकी ओनरशिप Exactly. There is nothing to prove. तो जो अपना ई कॉमर्स का मॉडल है, दैट इज द बेस्ट एंड परफेक्ट मॉडल, आप इन पे जाए। अच्छा, अब इस ई कॉमर्स के ऊपर भी, जैसे मैंने बोला, आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप कोई पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में, अपने स्टोर पे बेच रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं, किसी को आगे किसी को होलसेल पे दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप E1 पे जा सकते हैं। अब इस जुमरे में आपका पूरा सियालकोट फॉल करता है, आपका पूरा फैसलाबाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है फॉल करती है। सर, मैं ई कॉमर्स सिखाने की बजाय ये काम ना शुरू कर दे। नहीं, आप नहीं शुरू करें सर, बहुत सारे लोग ये करते हैं, इसीलिए फिर वो उनको इन्स एंड आउट्स नहीं पता पड़ती, बाद में वो लोग फंस जाते हैं। हम लोग पार्टनरशिप, हाँ, पार्टनरशिप कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, चलें। ओके, आई वाज जस्ट किडिंग। नहीं, ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट यू। ओके, तो इसमें पूरा गुजरांवाला हमारा जो है, वो जितना हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या इवन जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, वो सारी फॉल करती है, जो भी ई कॉमर्स पे बेच सकती है। अगर आप पाकिस्तान से ट्रेड नहीं कर रहे, जो दूसरा मॉडल है कि आप चाइना से उठा रहे हैं और अमेरिका में लेके आ रहे हैं, तो आप E1 पे क्वालिफाई नहीं करेंगे, बिकॉज चाइना भी ट्रीटी कंट्री नहीं है। चाइना भी ट्रीटी कंट्री नहीं है, पाकिस्तान के पास ये प्रिविलेज है कि वो ट्रीटी कंट्री है, तो आप चाइना से वाली ट्रेड को भी इस कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते। अब उस वॉल्यूम पे आपको करना है E2 वीजा। अच्छा, यहाँ पर आप रुक जाइए। श्योर। पाकिस्तान में मैंने कंपनी खुलवाई जी, ठीक है, मैंने पाकिस्तान से बिजनेस एस्टेब्लिश किया, और बिजनेस एस्टेब्लिश करने के बाद मैंने अमेरिका के अंदर बिजनेस करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो अमेरिकन को कैसे पता चलेगा कि यार ये ट्रीटी है, नहीं ट्रीटी है, वो मेरे बिजनेस को कैसे वैल्यूएट करेंगे? इसको भी आपने बताने, लेकिन पहले आप जो कंटिन्यू कीजिए। इसी यहीं से आगे करते हैं। देखिए, अमेरिका को खुद से इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अगर मैं बिजनेस वाइज की बात करूं तो अमेरिका को सिर्फ तब पता पड़ेगा जब आपने एक्चुअली डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वीजा के लिए USCIS को, यूएस इमिग्रेशन को या यूएस एम्बेसी को। वहां पे आपको खुद जस्टिफाई करना है। अच्छा, वहां पर जो बैंक स्टेटमेंट्स होंगे, आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी जी, अच्छा, पाकिस्तान की भी होंगी, यहाँ के बिजनेस की भी होंगी। अगर आप फॉर एग्जांपल चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप चाइना की स्टेटमेंट्स लगाएंगे साथ कि ये माल हमने चाइना से उठाया, तो वहां वो आपको E1 E2 के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। E2 के लिए होगा, E1 में नहीं होगा। E2 में हम ट्रेडिंग का वॉल्यूम नहीं दिखा रहे। E2 में हमने बिजनेस मॉडल ऐसे डिजाइन करते हैं कि ये आपका एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर है। ऑनलाइन, जैसे आप एक ग्रोसरी की दुकान खोलते हैं ना, तो या आपकी अगर एक लेदर फैक्ट्री है, फिर लेदर जैकेट्स बेचते हैं, तो आप लेदर जैकेट्स का एक स्टोर को ओपन करते हैं। हमने वही स्टोर ओपन किया है वर्चुअल ऑनलाइन पे। हमने उसके लिए लिया है वेयर हाउस, जिसमें हमने चाइना से माल उठाया, हमने टर्की से माल उठाया, पाकिस्तान से माल उठाया, और लाके हमने अमेरिका में अपने वेयर हाउस में स्टॉक कर दिया। अब मैं उस स्टॉक को अपनी वेबसाइट पे भी बेच रहा हूं और मार्केट प्लेसेस पे भी बेच रहा हूं।
मेरा मॉडल है बिजनेस का कि मैं ऑनलाइन सेल करता हूं, मैं होलसेल सेल करता हूं या मैं रिटेल सेल करता हूं, बट मैं स्टोर से फिजिकल लोकेशन पे सेल नहीं करता, तो दैट इज फाइन, दैट इज एक्सेप्टेड। अब आप E2 कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक हो गया। ऑलराइट जी, तो ये तो बड़ा सुनहरी सुनहरी सा लग रहा है मुझे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर आपने कंपनी खुलवाई। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आपने कंपनी खुलवाई, उसके ऊपर आपने बिजनेस जो है ट्रांजैक्शन करना शुरू की। वहां पर आप जो टैक्स फाइल करते हैं अमेरिकन उस ट्रीटी के मुताबिक उस टैक्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये बड़ी जबरदस्त सी ये डील बनते जा रही है। अच्छा, अगर मुझे आप राहील ये बताइए कि आपने पाकिस्तान में कंपनी खुलवा ली, अब आप ई कॉमर्स के बिजनेस में आ रहे हो और आप अमेरिका के अंदर जो है अपने स्टोर्स बनाना चाहते हो, और हम सबको मालूम है कि एक आप जो है अमेरिकन कॉर्पोरेशन जो है पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिकन कॉर्पोरेशन भी ओपन करवा सकते हो, टैक्स आईडीज भी ले सकते हो और बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। तो मुझे आप ये बताइए कि उसके अंदर जो ऑनरशिप है क्या सेम होनी चाहिए या वही ऑनरशिप के साथ अकाउंट खुलने चाहिए जिस ऑनरशिप के अंदर पाकिस्तान में अकाउंट देखें आपने ऑपरेट कर? मैं समझ गया। देखें, ऑनरशिप का ये जो झमेला है ना कि मामे चाचे का अकाउंट यूज करते हैं, ये ना तो अमेरिका ने आपको सिखाया है, ना अमेरिका इसको एक्सेप्ट करता है, ना अमेरिकन इमिग्रेशन को ये बात समझ में आती है, ना इनको पता है कि यार आप लोग ये तामझाम कर रहे हैं। भाई भी मेरे ख्याल से भाई को तो सर नो बडी सर, बाप बेटे का नहीं अकाउंट खोलता। इधर तो मेरा अकाउंट मेरी वाइफ को एक्सेस में नहीं है, मेरे बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम मेरे पास है। तो दिस इज हाउ अमेरिकन सिस्टम एंड अमेरिकन कल्चर। इसका मतलब ये है कि ये जो हम लोग चाचे मामे ताए का अकाउंट यूज कर रहे हैं, इससे हम लोग अपने मुस्तकबिल के ऊपर लात मार रहे हैं। नहीं, आपका मुस्तकबिल पे लात नहीं मार रहे, आपका मुस्तकबिल बना ही नहीं, बनने से पहले खत्म हो गया। लात तो तब मारेंगे जब खड़ा होगा मुस्तकबिल, आपने बनाया ही नहीं मुस्तकबिल अगर आपने अपने नाम पे कुछ नहीं किया। ये एक आपने अपना भी और अपनी आने वाली नस्लों का आपने वो कंप्रोमाइज कर दिया। $1000 की सेल कर रहे हो ईबे के ऊपर, अमेज़न के ऊपर या किसी भी स्टोर के ऊपर, दैट इज लीडिंग नोवेयर। सर मेरे पास ऐसा क्लाइंट है कि दे आर डूइंग 200, 300 एंड इवन $500,000 बिजनेस पर मंथ ऑन ई-कॉमर्स एंड ऑन ई-कॉमर्स सर्विसेज सिटिंग इन पाकिस्तान। किसी दोस्त के नाम पे अकाउंट है, किसी खाला के लड़के के नाम पे अकाउंट है, और वो सारे का सारा पैसा, वो टैक्स, वो क्रेडिट, वो सब वो यूज कर रहा है। और ऊपर से वो एहसान भी जता रहा है कि मैं तो अकाउंट देता था। एग्जैक्टली। और आप यकीन नहीं कर सकते इस बात का। आप देखें, ये वो जो बंदा जो फॉर एग्जांपल विद इररिस्पेक्टिव कि उसका क्या प्रोफाइल है अमेरिका में, वो जो भी अपना जॉब कर रहा था, अगर वो लेट से $50,000 a year बनाता है, अपनी जो भी सैलरी करता है या जॉब करता है, उसके अकाउंट में $500,000 पर मंथ उतर रहा है, विच मीन्स $6 million a year। और आप सोच नहीं सकते कि $6 million रेवेन्यू जिस बंदे का अमेरिकन अकाउंट में उतर रहा है, उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना सर, tomorrow he can go and take a $25 million सर वो जहाज खरीद सकता है। एब्सोल्युटली ऐसे सर, अगले दिन जहाज खरीद सकता है वो। एब्सोल्युटली। तो और आपके पैसे पे आप पे एहसान चढ़ा के वो बंदा अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है। और वो टैक्स जो है, वो टैक्स रिटर्न लेना चाहे तो राहील साहब कितनी टैक्स रिटर्न ले सकता है? वो उसके पास है, वो सारे टैक्स राइट ऑफ उसके पास है। वो जो अपनी जो जॉब की इनकम है उसका भी राइट ऑफ में वो सारा एक आप नसीहत जरूर करते जाएं कि ई कॉमर्स का बिजनेस करना है तो किसी सूरत के अंदर चाचे मामे ताए फुफे या किसी रॉन्ग नेम के ऊपर नहीं करना। ये आपका मुस्तकबिल जो है उसका फैसला करेगा। किसी भी सूरत के अंदर अगर आज भी कर रहे हो तो अपना बिजनेस इमीडिएटली अपने नाम के ऊपर ट्रांसफर करो, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। बिल्कुल जी जनाब राहील साहब, अब एक हमने चले मान लेते हैं बहुत से लोगों से गलती हुई, बहुत से लोगों ने फैसला कर लिया नहीं जी मैंने अभी अब करना है। कितने महीने भाईजान एक बंदा जो है ना वो बिजनेस करे, उस पर ट्रांजेक्शन्स करे, तो वो आप समझते हैं E1 के लिए क्वालिफाई करेगा? और मिनिमम E2 के लिए आप बता दें, आपने मुझे बड़ी जबरदस्त रकम बताई थी कि आपने इतने $1,000 के ऊपर भी एक बंदे का केस ना आपने पार करवा दिया, तो वो दोनों जरा मुझे देखें जी। इसमें मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ। जो बात है ट्रेड वॉल्यूम की, E1 के लिए, E1 के लिए अब जब आपके पास वॉल्यूम जो अमाउंट है वो डिफाइन करेगा कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो, और आपका प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं। अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो
तो हमारा जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रहती है एटलीस्ट $100,000 पर मंथ आपका वॉल्यूम होना चाहिए। $1,00,000 $1,00,000 पर मंथ की आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक आप यहां से माल लेते हो, पाकिस्तान जाते हो, ठीक है जी, या पाकिस्तान से माल लेते हो और यहां पे आते हो, तो ये आपका बन गया $1.2 मिलियन का पर एनम का टर्नओवर। एक साल की आपके पास ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है। एक साल की ट्रेड हो और 100,000 अ मंथ का आपका ट्रेड वॉल्यूम हो, तो मोर लाइकली आप योर पहला बैच, जो पहला बैरियर आपका E1 वीजा का, वो आप क्रॉस कर लेते हो। दिस इज व्हाट इट इज, द बेसिक वन। E2 में अगर आपने रिटेल स्टोर्स करनी है, रिटेल बिजनेसेस करने हैं, उसमें आपकी अमाउंट डिफरेंट है। वो डिफरेंट से मुराद ये है कि अच्छा, पाकिस्तान में ना एक बड़ा पेन जो है, हम जब बताते हैं ना कि अमाउंट्स कितनी है जी, हमने जी फॉर एग्जांपल मिनिमम $50,000 से बिजनेस स्टार्ट होता है, तो ये जो भाई साहब नेक्स्ट देख रहे हैं ना, ये वाले भाई साहब आएंगे मुझे और कॉल करके बोलेंगे जी $50,000 मेरे पास पड़ा है, हाँ। गैस स्टेशन ला दो। हाँ, गैस स्टेशन ला दो। ठीक है, अब ये दो चीजों को उन्होंने कर दिया मिक्स। इसका मतलब है $50,000 एक ऐसी अमाउंट है जो कि हम लोग कहते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो आपकी ई कॉमर्स और डिजिटल इंडस्ट्री है, सारे लोग एजेंसीज, आज प्लाट सारे बेच देना, सारे बेच देना है ना सर, एजेंसीज वाले, सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑनलाइन वाले, डिजिटल वेब डिजाइनिंग वाले, ग्राफिक्स वाले, फ्रीलांसर्स वाले, ये ऐसे सर्विस प्रोवाइडिंग के काम है जो 50, 60, 80,000 के बजट में हो सकते हैं। जो रिटेल वाला बिजनेस है वो इस अमाउंट में नहीं हो सकता, वो क्योंकि आपको पता है, आप यहाँ पे बिजनेस देखते हो, इसमें तो मिलेगा ही कुछ नहीं। 50,000 में अगर आपको कोई रेस्टोरेंट बिक रहा है ना सर, तो उस रेस्टोरेंट से आप $1,200 महीने का नहीं कमा सकते। तो उस पे आपको इमिग्रेशन भी नहीं मिलेगी, वीजा भी नहीं मिलेगा, और ना उसके ऊपर आपको आने के बाद बच्चों को क्या खिलाओगे। असल मसला मेरे ख्याल से ये है कि अमेरिकन कहते हैं कि अगर वो E1 लो या E2 लो, आके कम हमसे ज़कात नहीं लेनी। हमारा जो सोशल सिस्टम है उसको टच नहीं करना। एग्जैक्टली। और वो जो पहले मैंने आपको बात बोली थी ना कि एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करने से क्यों ये आपको फैसिलिटेट करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि अगर अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो आपको पता है यहाँ पे गवर्नमेंट अलाउंस देती है, यानी वो जो एक बंदा घर पे बैठा है वो $thousands of dollars पर मंथ अमेरिकन गवर्नमेंट को कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि वो सोशल बेनिफिट्स अवेल कर रहा है। एक कंपनी ने उसको द मोमेंट ही गॉट अ जॉब, उसको जॉब मिली, जो कि 50,000 का एक बिजनेस एक बंदे ने खोला था, उसने उसको $1,800 पर मंथ पे नौकरी दे दी। गवर्नमेंट का $thousands of dollars पर मंथ सेव हो गए, क्योंकि अब उसका सोशल बेनिफिट बंद हो गया। वाह जी वाह। तो ये है इनका बैकग्राउंड। तो जो रिटेल वाले बिजनेस है भाई, अगर आपने स्टोर खोलना है, आपने मोबाइल शॉप खोलनी है, आपने ग्रोसरी खोलनी है, रेस्टोरेंट्स खोलना है, कैफे खोलना है, मुझे तो इन सारे बिजनेसेस की टेंशन नहीं। मुझे ये बताया जी, अगर एक बंदा है जी, वो ई कॉमर्स कर रहा है, हाँ, ई कॉमर्स वाला जी। अब अच्छा, ई कॉमर्स में भी दो तरह के मॉडल है ना जी। एक है ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जो वर्चुअल असिस्टेंट और ये सारी स्टोर बना के दे रहा है, स्टोर बना के, वेबसाइट डेवलपमेंट है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग करता है, राइट, वेब डिजाइनिंग है, ग्राफिक्स है, कोई भी दे रहा है, ऐसे ही। ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि नॉन कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसमें $50,000-60,000 की इन्वेस्टमेंट और $30,000-40,000 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, ये आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस में डिफरेंस होता है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इसको नहीं समझा जाता। कैपिटल एक्सपेंस वो है जो आपने बिजनेस, दुकान खोलने से पहले, दफ्तर खोलने से पहले आपने लगा दिया, जिसमें आपने वेबसाइट्स बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, रजिस्ट्रेशन कराई हैं, लॉयर्स की फीसेस दी हैं, आपने कुर्सी मेज ला के रखे हैं, कंप्यूटर लाए हैं, लाइसेंसिंग लाई हैं, आपने ये सारी जो डिपॉजिट्स हैं वो दी हैं। ये है आपका कैपिटल एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो है, अब आप मंथली का रेंट पे कर रहे हैं, मंथली के यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, ये है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो कैपेक्स की मद में, कैपिटल एक्सपेंसेस की मद में 50,000 के प्लस माइनस की अमाउंट फॉर सर्विस प्रोवाइडर इज डिसेंट मनी, एज लॉन्ग एज दे हैव नेक्स्ट 3 months ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 3 महीने का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एवरेज हम जो कैलकुलेट करते हैं वो है $20,000 से $30,000 एटलीस्ट। ये आप अपने अकाउंट में रखेंगे रिजर्व, और आपका 40-50 लग गया, 60-70-80,000 का आपका टोटल केस डिजाइन होता है, यू आर गुड टू गो फॉर E2। अगर आप ई कॉमर्स में कर रहे हैं ट्रेडिंग, जो कि प्रोडक्ट में, अब प्रोडक्ट में एक तो मार्जिन कम होते हैं, ठीक है, उसमें आपका 10% 15% तक का आपका नेट प्रॉफिट्स निकलते हैं। तो एक तो आपके मार्जिन कम है, और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आपके पास होगी उतना ज्यादा आपका ट्रेड वॉल्यूम होगा। अब इस सूरत में हम लोग ये बोलते हैं कि एटलीस्ट $100,000-120,000 की इन्वेंटरी जो है वो आपकी सर्कल में रहनी चाहिए।
वो आपका कैश फ्लो है बेसिकली, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी इन्वेंटरी। तो वो इन्वेंटरी जो है वो आपकी 100-120 की हो, बाकी वही 20-30 हजार के आपके कैपिटल एक्सपेंसेस लग गए एंड यू आर गुड टू गो। अच्छा, यहाँ पर मुझे अब ये जो है ना, मैं एक हम लोग ट्रिकी कौम है ना जी। हम लोग कोई ना कोई शॉर्टकट जीनियस निकाल ही लेते हैं। तो बहुत मुझे genius। मालूम है कि बहुत से ना वो जीनियस जो इस टाइम कैमरे के पीछे बैठे ना, मुझे मालूम है ये सवाल उनके दिमाग के अंदर आ रहा है। तो ईबे देखिए, ये अमेजोन है, या अमेजोन की मैं बात नहीं करता, मैं किसी भी मर्चेंट अकाउंट की बात करता हूँ या बैंक की बात करता हूँ। आपने पाकिस्तान से रह के बैठे हुए यहाँ पर आपने अकाउंट खुलवाया, आपने स्ट्राइप के ऊपर आपने ट्रांजैक्शन करना शुरू की। कुछ अरसा आपने 1 साल बिजनेस किया, आपका पर मंथ 40,000 $50,000 डॉलर जो है आपकी ट्रांजैक्शन है, 35-40-50,000 डॉलर। तो स्ट्राइप आपको लोन फैसिलिटी दे देता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने सिक्योर क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई कर लिया है किसी भी एक बैंक में, ठीक है, तो 1 साल आपने सिक्योर क्रेडिट कार्ड की जो आपने यूज किया अपने ई कॉमर्स बिजनेस में, और आपने टाइमली उसकी पेमेंट्स की हैं, तो 2,000 का सिक्योर क्रेडिट कार्ड जो है ना वो 20,000 डॉलर के इजीली साल से 1.5 साल के अरसे में वो लोग कर देते हैं। ये सिस्टम है जो यही सिस्टम की खूबसूरती भी है जो यहाँ पर लोग बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सिस्टम पूरा सपोर्टिव है, आपका पूरा इकोसिस्टम अवेलेबल है ग्रोथ के लिए। राइट। मुझे आप ये बताइए कि इस तरह से भी कोई अप्लाई कर सकता है? देखें, जो ग्रोथ का चैनल है ना, अच्छा E2 वीजा की मैं पर्टिकुलरली, जो कि ये E2 के से रिलेटेड है, E1 पे तो ये फॉल ही नहीं करता। E2 में बेसिकली वीजा कैटेगरी में आप बैंक फाइनेंसिंग नहीं कर सकते। एक सेकंड, आप जो E2 का बिजनेस है उसके ऊपर फाइनेंसिंग नहीं कर सकते। ये E2 की लिमिटेशन है, विच मीन्स अमेरिका आपको इतनी इजाजत नहीं देगा कि आप इनके फाइनेंशियल सिस्टम से पैसे उठाएं, इन्हीं के मुल्क में लगा दें और उसके ऊपर आपको आपकी फैमिली को वो अमेरिकन एक्सेस दे दें। अच्छा, ठीक है, वो मामू नहीं है। सही है। तो अच्छा, होता ही है, आप पर्सनल बिहाफ पे बोरो कर सकते हैं, और पर्सनल बिहाफ पे बोरो करके और बीवी के नाम पे अप्लाई कर। एग्जैक्टली। अब ये मैं नहीं कह रहा जी, ये दिस इज हाउ आपने बोला ना, जो पाकिस्तान में हम लोग ढूंढ लेते हैं शॉर्टकट, ये हो जाता है, ये ऐसा होता है। अच्छा, आप फ्रेंड से ले सकते हैं, प्रॉपर्टीज बेच के, इनहेरिटेंस मनी, पेरेंट्स से ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ग्रुप ऑफ कंपनीज हो तो वो भी एक वक्त के अंदर एक को सपोर्ट करता जाएगा, आप घुमाते जाए 10 बंदों के साथ। ये ऐसा होता है। देखिए क्या जो प्रोसेसिंग टाइम है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है प्रोसेसिंग टाइम ऑफ योर बिजनेस, जिसमें आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन सारी प्रिपेयर कर रहे हैं, और दूसरा है प्रोसेसिंग टाइम ऑफ वीजा, जो कि एम्बेसी की प्रोसेसिंग टाइम होगी। तो बिजनेस का जो प्रोसेस टाइम है, लेट्स से अगर आप एक बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, आप आज डे 1 पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी कंपनी बनेगी, आपका जो है वो EIN आएगा, टैक्स रजिस्ट्रेशन आएंगे, बैंक अकाउंट ओपन होगा, उसमें फिर फंड्स ट्रांसफर होंगे, फिर वो फंड्स जो है वो डिसबर्स होंगे जिस भी आप इन्वेस्टमेंट्स में कर रहे हैं, जो भी बिजनेस आपने शॉर्टलिस्ट किया है। ये जो पूरा प्रोसेस है आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके बैंक अकाउंट और फंड्स ट्रांसफर होने तक, यूजुअली ये प्रोसेस कंप्लीट होता है 4 to 6 वीक्स में। इस प्रोसेस के साथ ही जब आपका फंड्स पहुंच गए अमेरिका में, जो कि आपके अपने बैंक अकाउंट में है, यहाँ पे फंड्स पहुंचने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है बिजनेस का, जिसमें या तो आप स्टार्ट कर रहे हैं या आप कोई रनिंग बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। ये जो बिजनेस फाइंडिंग का प्रोसेस है, ऑफ कोर्स वेरी करेगा इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, बिकॉज हर एक इन्वेस्टर की अलग डिमांड होगी, रिक्वायरमेंट होगी। लेट्स से किसी को न्यूयॉर्क में कोई गैस स्टेशन चाहिए और किसी को शिकागो में कोई रेस्टोरेंट चाहिए, तो फिर जिस इंडस्ट्री या जिस सेगमेंट की बात हो रही है, उस मार्केट में उस बिजनेस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर अज्यूम कि एवरीथिंग गोज स्मूथ, तो ये जो बिजनेस फाइंडिंग, उसके बाद बिजनेस की ड्यू डिलिजेंस, उसके बाद बिजनेस का ऑडिट, उसकी परफॉर्मेंस, उसका अकाउंट्स चेकिंग, उसका टैक्स रिकॉर्ड्स वेरिफिकेशन, ये जो सारा प्रोसीजर्स है ये यूजुअली ले लेते हैं अनदर 4 to 6 वीक्स। ठीक है। अच्छा, जब ये कंप्लीट हो जाता है, अब आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन, आपने सारा ऑडिट कर लिया, बिजनेस वेरीफाइड हो गया, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, नाउ यू वांट टू गो टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस, जो कि हम कहते हैं कि क्लोजिंग का मतलब है कि आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। बिजनेस टेक ओवर करने के बाद
अब हमने प्रिपेयर करने हैं डॉक्यूमेंट्स जो एम्बेसी में सबमिट करने हैं वीजा के लिए। उन डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, उसमें आपका एक बिजनेस प्लान आता है जो कि एक बड़ा डिटेल्ड, बड़ा एक्सटेंसिव बिजनेस प्लान होता है, जिसमें आपके सारे मार्केटिंग एनालिसिस, आपके सर्वेज, आपका फाइनेंशियल बजट, फ्यूचर प्लान्स, आपकी स्ट्रेटजीज, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, आपका कंपटीशन, ये सबको एनालाइज करके एक बिजनेस प्लान जो है वो डिजाइन किया जाता है। बिजनेस प्लान और उसके साथ एक आपकी लगती है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, 5 इयर्स फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। 5 ईयर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट से लेके आपके पैसे कहां से आए, उसका सोर्स क्या था, कैसे अमेरिका में पहुंचे, उनका चैनल क्या था, मनी ट्रेल क्या थे, फिर वो कैसे डिस्पर्स हुए, बिजनेस में कितने गए, फ्यूचर में आपके नेक्स्ट जो है वो कितना ये बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करेगा, कितने प्रॉफिटेबिलिटी होगी, इसकी पूरी की एक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनती है। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है इनका तकरीबन हमें टाइम लगता है 4 to 8 वीक्स का, अगेन डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टू बिजनेस। जब ये कंप्लीट होता है तो अब आपके इसके साथ आपकी पर्सनल जो प्रोफाइलिंग है, जिसमें आपका बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस, एजुकेशन, आपके फंडिंग के रिक्वायरमेंट्स, आपके फैमिली के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे साथ साथ तैयार होते हैं। तो बेसिकली राइट फ्रॉम द स्क्रैच अंटिल हियर जब आपका एक पूरा एप्लीकेशन पैकेट एम्बेसी के लिए तैयार होता है तो वी कैलकुलेट समवेयर बिटवीन 5 to 6 months टाइम इस सारे प्रोसेस में। 6 माह लग जाते हैं। 6 माह में आपका ये सारा कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट होने ये जो 6 माह है उस पीरियड के अलावा है जिसके अंदर आपने बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। नहीं, अब इसमें हमने ये अज्यूम किया कि आपने कोई ऐसा कॉमन बिजनेस फाइंड आउट करना है या स्टार्ट करना है जो रेडीली अवेलेबल है। हम गए मार्केट में 1 2 3 ऑप्शन थे, हमने उनको इवैल्यूएट किया और उसमें से हमने ट्रांजैक्शन क्लोज की। अगर कोई स्पेशलाइज बिजनेस चाहिए या किसी स्पेशल एरिया में चाहिए तो वहां पे फिर टाइम प्लस माइनस लग सकता है। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल सिनेरियोज में, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में दिस इज हाउ 5 to 6 months टाइम सारे प्रोसीजर में लगते हैं। ये लगने के बाद अब बारी आती है एप्लीकेशन की। अब आपने एप्लीकेशन सबमिट की एम्बेसी में आपने अपॉइंटमेंट का टाइम लेने के। अच्छा, एक और बड़ी कंफ्यूजन है पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल स्पेशली कि B1 B2 जो वीजा है उसकी अपॉइंटमेंट टाइम्स है अभी नेक्स्ट 1 year 1.5 year की अपॉइंटमेंट्स है, बड़ी बड़ी लंबी, 1 साल 1.5 साल, इतनी पब्लिक बाहर जाना चाहती है। लेकिन ये चूंकि इन्वेस्टमेंट बेस्ड वीजास हैं, इसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, पैसे स्पेंड हो चुके हैं, इट्स अ रियल टाइम रियल बिजनेस के ऑपरेशंस चालू हैं, बिजनेस का आपका रेंट चालू है, सैलरी चालू है, सो इट्स अ सेंसिटिव मैटर। एम्बेसी अंडरस्टैंड्स इट एंड बिकॉज ऑफ दिस इसमें एम्बेसी का टाइम एवरेज जो अभी का पाकिस्तान का ऑफकोर्स वेरी करता है डिफरेंट टाइमिंग्स के हिसाब से, बट करंटली बिटवीन 2 to 3 months जो है वो एम्बेसी टाइम लेती है सबमिशन के बाद का। तो 6 months इन द बिगिनिंग और 3 months 2 to 3 months फॉर एम्बेसी प्रोसेसिंग। तो ये आपका टोटल 8 to 9 months में आपका ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। साल लग जाता है। साल, हाँ, एट लेंथ अगर आप स्लो पेस में चलते हैं तो लेट्स से लेस देन खर्चा जनाब जो है मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर $50,000 अमेरिका में इन्वेस्ट कर दिया, $1,00,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है जी, आपका खर्चा क्या आता है? सर देखें, अब खर्चे को भी हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में डिवाइड करते हैं। एक वो खर्चा है जो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, जिसमें आप अपना बिजनेस बना रहे हैं, जिसमें आपने प्रोडक्ट्स लिए हैं। सर मैंने $50,000 का मैंने एक बिजनेस पसंद कर लिया, सही है। अभी वो बिजनेस कहाँ से ले सकते हैं मैं इसके ऊपर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन समझिए $1,00,000 मेरा लग गया। सही है। $1,00,000 के अंदर आपने उसको सबसे पहले बिजनेस प्लान बना के आपने दिया। हाँ जी। उस बिजनेस प्लान की आपने फिर फोरकास्टिंग भी दी, राइट। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एज ए बिजनेस कंसल्टेंट आपने उनको प्रिपेयर किया जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक बिजनेस कंसल्टेंट आप या मार्केट के अंदर इसका क्या चार्ज किया जाता है नॉर्मली? परफेक्ट। अच्छा जी, यहाँ पे फीस से पहले, मैं फीस पे आता हूँ, पर फीस से पहले आपको एक स्कोप समझना जरूरी है। 2 तरह की अथॉरिटीज या इंस्टीट्यूट जो है वो यूटिलाइज हो सकते हैं इस पूरे प्रोसीजर्स में। ठीक है। एक है बिजनेस कंसल्टेंट या बिजनेस अटॉर्नीज या बिजनेस ब्रोकर्स। इन तीनों में से कोई भी एक फर्म आपको चाहिए होगी जो आपको ये सारी चीजों को फैसिलिटेट करेगी। और दूसरी है इमिग्रेशन अटॉर्नीज। अच्छा, एक जो मिसकंसेप्शन है मार्केट में वो ये है कि आप जब US E2 वीजा को फॉर एग्जांपल गूगल पे सर्च करते हो तो यू विल फाइंड ऑल द इमिग्रेशन अटॉर्नीज इंफॉर्मेशन देयर कि हम लोग E2 वीजा को प्रोसेस करते हैं। अटॉर्नी का काम जो मैंने आपको बताया ना, बिजनेस प्लान के बाद से लेके जो आपकी प्रोफाइलिंग करनी है और एम्बेसी में सबमिट करना है, अटॉर्नी का काम सिर्फ वहां से शुरू होता है।
ठीक है, इससे पहले बिजनेस से रिलेटेड जितने मैटर्स हैं वो बिजनेस कंसल्टेंट, वो बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस ब्रोकर या बिजनेस अटॉर्नी का काम है, इमिग्रेशन अटॉर्नी का काम नहीं। बट प्रॉब्लम इज, आप किसी भी अमेरिकन फॉर एग्जांपल गोरे अटॉर्नी को आप कांटेक्ट करते हो तो दे आर नॉट गोना टेल यू कि दे नीड बिजनेस कंसल्टेंट्स आल्सो। दे विल से यस वी प्रोसेस E2, हम लोग E2 करते हैं, आप आ जाइए, ये हमारी फीस है। अटॉर्नीज की जो स्टैंडर्ड मार्केट की फीस है एनीथिंग बिटवीन $4,000 to $10,000। ओके, ठीक है, जो एवरेज की अगर मैं बात करूं तो $5,000 से $6,000 एक रीजनेबल अटॉर्नी प्रोसेसिंग का ले लेता है। बट दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ द गेम। सेकेंड पार्ट जो कि बिजनेस का काम है। अब बिजनेस से रिलेटेड अगर आप ये बोलें कि इसमें A to Z, जैसे अगर हम लोग जैसे अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करते हैं तो हम लोग A to Z कंप्लीट करते हैं, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके उनको स्टेट सिलेक्शन, बिजनेस सिलेक्शन, इन्वेस्टमेंट का पूरा ब्रेकअप डिजाइन करना कि कितने पैसे कहां पे जाने चाहिए, जो उसकी बजट प्रायोरिटीज के हिसाब से इन्वेस्टर के, यहां से शुरू करके फिर बिजनेस फाइंड करना, बिजनेस को इवेल्युएट करना। एक बिजनेस हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, जितने, जब तक हमें एक क्वालिफाइंग बिजनेस नहीं मिलेगा वी कीप ऑन फाइंडिंग एंड कीप ऑन ऑडिटिंग द बिजनेस। बिजनेस को ऑडिट करना, फिर बिजनेस आपका एप्लीकेशन पैकेट कंप्लीट करना, फिर उसके बाद बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। इस पूरे जो पैकेज की कंप्लीट जो हम लोग फीस चार्ज करते हैं वो है $12,000, स्टार्टिंग फ्रॉम 12,000। फिर ऑफकोर्स फिर जितनी इन्वेस्टमेंट्स या जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज बीच में आती है तो उस हिसाब से वेरिएंट आ जाता है। बट स्टार्ट यूजुअली वी स्टार्ट फ्रॉम $12,000, इट गोज अप टू 20-25 और वेयर एवर, बट इनिशियल जो है वो यहां तक आती है। अच्छा, $12,000 आपका खर्चा आ गया। अच्छा, केस सर रिजेक्ट हो जाता है, परफेक्ट, $1 मिलियन सवाल। $12,000 का क्या करेंगे? देखिए जी, $12,000 का तो कुछ नहीं होगा, वो ठीक तो है, वो नहीं, देखिए गे नहीं। अच्छा, ये भी एक माइंडसेट है, इट्स अ माइंडसेट। गोरे का माइंडसेट ये है कि आई एम अ कंसल्टेंट मींस आई एम अ फैसिलिटेटर। पहली बात, आई एम नोबडी टू गिव यू द गारंटी ऑफ अ वीजा। ठीक है, मेरा काम नहीं है वो, दैट्स नॉट माई स्कोप, दैट्स नॉट अटॉर्नी स्कोप, दैट्स नॉट नोबडी स्कोप। ठीक है, हमारा काम है बेस्ड ऑन आवर प्रैक्टिस आपका बिजनेस उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तैयार करना जो रिक्वायरमेंट्स आपको इमिग्रेशन को चाहिए। सही है। अच्छा, अब यहां पे अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है, खुदा न खास्ता, आपको ये फीस तो वापस नहीं मिलेगी बिकॉज हमारा स्कोप तो नेचुरली कवर हो चुका है। लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जो आपके साथ फैसिलिटेशन रहती है वो ये रहती है, क्योंकि E2 में आपकी इन्वेस्टमेंट लगी है। आपका ज्यादा सेंसिटिव सवाल ये होना चाहिए था, आपने 12,000 की फिक्र की है, उस 1 लाख की फिक्र नहीं की जो बिजनेस में लगा है। आप आइडियली देखेंगे तो ये 12,000 तो छोटी अमाउंट है एज कंपेयर टू 1 लाख भी, और 5 लाख वाले बिजनेस भी तो हैं, $1 मिलियन वाले भी तो हैं, उसका क्या बनेगा? तो लॉजिकली स्पीकिंग अब यूएस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली जैसे B1 B2 वीजा इज डिजाइंड विद अ परसेप्शन इन द माइंड कि आपका माइंड फ्रेम B1 B2 की एप्लीकेशन में ये होता है कि यू आर अ पोटेंशियल थ्रेट एज बीइंग एन इमिग्रेंट इन द कंट्री और ये वीजा आपको रिजेक्ट होना है। नाउ बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू कि आपने वीजा एप्लीकेशन में ये बताना है उनको कि आई एम नॉट अ पोटेंशियल थ्रेट। तो मुझे आपने अपने डॉक्यूमेंट से यही सेटिस्फाई करते हो कि मैं जाके इमिग्रेंट नहीं बनूंगा, इसलिए आपको वीजा मिलता है। E2 वीजा जो कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड वीजा है, इट इज डिजाइंड और इट इज मेंट टू बी गिवन। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अनटिल एंड अनलेस आप अपने बिजनेस में या अपने जो पूरा इन्वेस्टमेंट का आपने ये जो एक पूरा परफॉर्मेंस किया, इसमें आपने कोई लूप होल छोड़ दिए। अच्छा, अगर ऐसे सिनेरियो में रिजेक्शन होती है तो उसके लिए जो एम्बेसी है या जो वीजा ऑफिसर है, दे वुड टेल यू द रीजंस व्हाई दे आर रिजेक्टिंग, नॉट लाइक B1 B2, उसमें कोई रीजन नहीं बताते। इसमें चूंकि आपका पैसा स्टेक पे है तो दे विल टेल यू द रीजंस के हमें आपका बिजनेस मॉडल में ये 4 लूप होल्स हैं या आपकी ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है जो देखिए आप राइट, नॉट नेसेसरीली। ओके, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, फॉल्ट हमारे साइड से फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर हमने कोई ऐसा बिजनेस मॉडल आपको दिया जो कि मॉडल ही क्वालिफाई नहीं कर रहा, यस इट्स ऑन मी नाउ, आई हैव गिवन यू द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, आई एम बाउंड टू रिटर्न एंड रिफंड द मनी एंड टेक द बर्डन ऑफ इट। यस, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि बिजनेस हमें जब एक टाइम गुजर गया हमें इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो हमें वो क्राइटेरियाज पता है, हमने बिजनेस बना दिया। हाँ, अब ये हो सकता है कि उस बिजनेस से रिलेटेड उनको कोई मजीद डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी पर्सनल किसी प्रोफाइलिंग में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई मनी ट्रेल्स में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, बिजनेस मॉडल में उनको कोई एडिशनल जस्टिफिकेशंस चाहिए।
तो दे वुड रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड दे विल टेल यू के यू नीड टू डू 1 2 1 3। ये 2-4 चीजें, 3 चीजें हैं, इनको ठीक करके लाओ। फिर दोबारा वो आएंगे हमारे पास, हम उनके ऊपर दोबारा से रीवर्क करेंगे, रीडू करेंगे, रीसबमिट करेंगे, वी गेट द वीजा। इसकी मैं इसकी एग्जांपल सिर्फ ऐसे दे देता हूं। पाकिस्तान में आपने कभी डीएचए बैरिया कहीं भी या किसी अच्छी डेवलप सोसाइटी में घर बनाया? नहीं बनाया। चले अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की दे, आप जल्दी से बनाए। मैं बनाना चाहता भी नहीं। चले परफेक्ट। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान में या कहीं पे भी आप किसी भी डेवलप्ड सोसाइटी में घर बनाते हो ना, तो एक सोसाइटी का एक रोड मैप होता है, वो आपको एक नक्शा बताते हैं कि ये हमारे पॉलिसीज हैं, आपने इस पॉलिसीज के अंदर रहते हुए अपना घर बनाना है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने फॉर एग्जांपल एक 10 मरले का घर 2 3 5 करोड़ 8 करोड़ लगा के डेवलप कर दिया और आप सोसाइटी के पास एनओसी के लिए गए, प्री मूविंग जो इंस्पेक्शन होती है या एनओसी होता है, तो सोसाइटी ये नहीं कहती यार ये मुझे आपका डिजाइन पसंद नहीं आया, गिरा दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका 10 करोड़ लगा हुआ है, 5 करोड़ लगा हुआ है, वो आपको ये कहती है कि यार आपने ये फिनिशिंग में ये चीज ठीक नहीं की, ये चीज ठीक नहीं की, जाओ इनको ठीक करके लाओ, फिर हम अप्रूवल देंगे। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ कि एज लॉन्ग एज बिजनेस मॉडल एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, तो वो ऐसे नहीं कह सकते कि बिजनेस हमें पसंद नहीं आया। अच्छा जी, आखिरी और एक क्वेश्चन जो है, जिसके बाद मैं चाहूंगा कि आज की इस डिस्कशन को हम लोग क्लोज करें। हम पाकिस्तानी वैसे तो बड़े सियाने हैं जी, बहुत सियाने, माशाल्लाह, बहुत ही सियाने ना हमें घर बनाने से पहले जो है कोई इंजीनियर, हमें सिविल इंजीनियर हायर करना है, True. ना हमें आर्किटेक्ट हायर करना है, True. ना हमें डिजाइनर हायर करना है। वो सारे का सारा कहाँ पर मौजूद है? हमारे दिमाग में। हम खुद ही सब कुछ है। ठीक है जी, बेशक हमें 3 दफा छत डाल के खत्म करनी पड़े, ठीक है, हमें याद ही ना रहे कि यार हमने सीढ़ियां डालनी थी, यहाँ से सीढ़ियां निकालनी थी, यहाँ से वेंटिलेशन सिस्टम करना था, या यहाँ पर पाइप डालना था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम लोग सारे काम खुद करना चाहते हैं। तो अगर कुछ लोग यकीनन सियाने होंगे बहुत सारे, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कुछ कहते हैं कि नहीं भाई जी, सीधा $12,000 नहीं देना, ठीक है, या $10,000 नहीं देना, क्या हो सकता कोई आपसे $5,000 में भी जिस तरह कोई मना ले, कितनी भी फीस है, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बताएं कि यार अच्छा ये YouTube पे चले जाओ, ये वेबसाइट पे चले जाओ जाके मगजमारी करो। ठीक है, हो सकता है कोई नेक्स्ट रहील जो है बनना चाह रहा हो, खुद पढ़ आके। बिल्कुल ऐसा ही है जी रहील, देखें ये तो बड़ा जबरदस्त है और बड़ा कॉमन है कि लोगों को लगता है कि यार कंसल्टेंट ने की कर लेना, तो इतना तो आप बड़े सियाने मकान तो बस मैं आप ही बना लूंगा। तो जहां तक बात है लीगल रिक्वायरमेंट्स की, तो लीगली स्पीकिंग ना तो आपको E2 E1 या किसी भी बिजनेस वीजा के लिए, EB5 की मैं बात नहीं कर रहा, EB5 इज अ बिग इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, उसकी बात नहीं कर रहे। स्मॉल स्केल के जो SME बिजनेसेस हैं, ना तो आपको इमिग्रेशन अटॉर्नी चाहिए, ना आपको बिजनेस कंसल्टेंट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुझे सियाने हो, बिस्मिल्लाह करो जाके कर लो। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा जो YouTube चैनल है उस पे कुछ 300-400 के करीब अभी तक वीडियोस हैं, जिसमें ऑलमोस्ट एवरी सिंगल स्टेप जो है प्रोसेस का मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, आपको मेरे से पैसे बचाने हैं, बिल्कुल बचाएं, मुझे तो कोई मसला नहीं। आप जाएं वहां मेरे चैनल से जाके सारा सीख लें, आपको खुद पता पड़ जाएगा क्या क्या करना है। स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो, स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो जनाब फॉलो कर लीजिएगा और जाके देखिए कि किस तरह से आप अपना केस E1 और E2 जो है खुद फाइल कर सकते हो, किसी एजेंट को पैसे देके जन्नत में जाने की बजाय। तो अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज भी, अभी प्री अनाउंसमेंट है, अर्ली स्टेज पे है, बट मैं आपको आपके इसी चैनल के थ्रू, क्योंकि आपने टॉपिक जो बात है वो ऐसी की है, मैं ये भी बता देता हूँ कि अभी करंटली हम लोग वी आर इन द प्रोसेस कि हम एक, यहाँ पे अमेरिका में एक टर्म यूज होती है DIY, डू इट योरसेल्फ। हम लोग DIY किट तैयार कर रहे हैं इस E2 पूरे प्रोसेस की, जो कि हम मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगी, और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप, आपको कहीं किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, हर स्टेप के पूरे डायसेक्शन के साथ, ब्रेकअप के साथ, स्टेप बाय स्टेप सारा मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको डेवलप हो रही है, वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हम सारे उसके एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हो, बट दैट वुड बी अवेलेबल वेरी सून। DIY किट अवेलेबल होगी E2 की, आप वो DIY किट लें, खुद से अपना E2 पूरा खुद प्रोसेस करें, खुद से करें। यूट्यूब पे जाएं, पढ़ें, देखें, अमेरिकन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर भी जाके पढ़ें, देखें, समझें, ठीक है। अगर विले है ना तो पढ़ के आप कंसल्टेंसी भी शुरू कर सकते हो, बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं। आखिरी सवाल जो है मेरा कि देखिए बिजनेसेस मंडियों में बिकते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमारे वो प्लॉट बिकते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ठीक है,
मंडियों के अंदर ज़मीन.com एक मंडी है, ऐसा ही है। तो क्या कोई ऐसी मंडियां ऑनलाइन अवेलेबल हैं Right. जहां से हम पाकिस्तान से बैठें और यहाँ पर बिजनेसेस जो हैं उनको वैल्यूएट कर सकें, उनको खरीद सकें? मसलन मैं ये भी नहीं चाहता कि भाई मैं आपको एज ए बिजनेस कंसल्टेंट हायर करूं, बिल्कुल ठीक। मैं चाहता हूँ खुद ही भाई मेरे पास $50,000 या $1,00,000 पड़ा हुआ है, मैं पाकिस्तान से किसी वेबसाइट पे जाऊं, जाके साइन अप करूं, बिजनेस बाय करूं, मेरे पास डिजिटल प्रूफ ऑफ बिजनेस आ जाए, ऑनरशिप आ जाए, पेमेंट भी आ जाए और आप उसको फाइल कर खत्म। लें। बिल्कुल अवेलेबल है जी। यहाँ पे अमेरिका में जो यहाँ की सबसे बड़ी एक वेबसाइट है bizbuysell.com के नाम से। bizbuysell. bizbuysell.com, businessforsale.com, businessquest.com, अच्छा इसके अलावा जो है transworld.com, tworld.com के नाम से ट्रांसवर्ल्ड बिजनेस ब्रोकर्स हैं। ये चंद जो है ये बड़े लेवल की हैं। इसके अलावा भी देर आर कपल ऑफ मोर आल्सो। आप अगर सिर्फ लिखेंगे बिजनेस अवेलेबल फॉर सेल इन अमेरिका, यू विल फाइंड दीज वेबसाइट। इवन हमारी अपनी एक ब्रोकरेज वेबसाइट है flipannybusiness.com के नाम से, तो उस पर भी आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको जो अवेलेबल रेडी बिजनेस है मार्केट के वो मिल जाएंगे। आप अगर इतनी बिजनेस नॉलेज और सेंस रखते हैं कि आप एक बिजनेस को फाइंड भी कर सकते हैं, वैल्यूएट भी कर सकते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन भी क्लोज कर सकते हैं, यू डोंट नीड एनीबॉडी, यू डोंट नीड टू पे। आप सिर्फ इन वेबसाइट पे जाएं, पक्की बात है evaluate जी, करें। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको किसी किस्म की ना उस्मान चुगताई की और ना ही राही साहब की। मुझे आप ये बताइए, वेबसाइट वाले पैसे लेके भाजते नहीं जाते? नहीं जी, देखिए जी, ये बस ये ई कॉमर्स वाला जो है वो मुझसे पूछ रहा है कि ये ई कॉमर्स की जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज है, वेबसाइट्स हैं, उन पे ट्रस्ट करना है या नहीं, तो आई विल लीव दिस आंसर टू ठीक है यू। जी। तो ई कॉमर्स वाले ना कोई भी नहीं भज के जाता, ठीक है, कोई नहीं भजदा ਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਲੀਗਲੀ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਉੱਪਰ ही जाते हैं। तो जनाब रहीम साहब, केस रिजेक्ट भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। क्या रीजन हो सकता है? ओके, ये भी एक सेंसिटिव चीज है। रिजेक्शंस की ना देखिए, कोई इसका भी कोई स्टैंडर्ड लिस्ट नहीं होती कि ये रीजंस होंगी। तो ये लिस्ट है कि आपके ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है। अगर इन रिक्वायरमेंट्स में कुछ भी मिस होता है तो केस रिजेक्ट हो जाता है। और अगर कॉमनली अगर नाम उसामा बिन लादेन है फिर भी रिजेक्ट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ऐसा अगर आपका नाम है तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड चेक। तो अगर आपका वर्ल्ड चेक में नेम मैच होता है तो वो भी एडिशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग्स की वजह से पेंडिंग भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। ये तीन। अच्छा, लेकिन ये भी रिजेक्शन ऐसी है कि जिसको आप अगेन काउंटर चैलेंज कर सकते हो। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो, अपना अटॉर्नी हायर कर सकते हो जो कि इसको काउंटर क्वेश्चन करेगा। बट जनरली जो बिजनेस से रिलेटेड जो रिजेक्शन है उनका जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, प्रूफ ऑफ फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पैसे ओरिजिनेट कहां से हुए थे। ओके, ये बड़ा सेंसिटिव है। जो ओरिजिनेट से मतलब यह है कि आपके पास सेविंग है। फॉर एग्जांपल, आप पिछले 2-3-4 साल से सेविंग करते आ रहे हैं, 5 साल पहले वो कहां से सेविंग आना शुरू हुई थी, उसका भी मुझे प्रूफ ऑफ जो है वो सोर्स जो है वो चाहिए। दूसरा, मनी ट्रेल, जो आपने पैसा आपने सेव तो किया हुआ था। लेट से आप कहते हैं जी मैंने पैसा अपने बैंक अकाउंट में नहीं, मैंने अपने, जैसे पाकिस्तान में कल्चर है, घर में रखा था दबा के, देखिए जमीनों में, हमारे तो देशों पिंडों में दबा लेते हैं, तो वो रखा हुआ था। तो हमें उसका भी प्रूफ चाहिए होगा कि वो भाई कितने दबाया थी ते कदू कड़े उथू। तो वो एक प्रूफ ऑफ जो मनी ट्रेल है। और फिर वो पैसा अमेरिका तक कैसे पहुंचा, किस चैनल के थ्रू आया, वेस्टर्न यूनियन से आया, बैंक ट्रांसफर से आया, जिस भी चैनल से आया, तो वो मेक श्योर होना चाहिए। तो ये 2 हो गए फंडिंग से रिलेटेड। इसके बाद कोई भी ऐसी रीजन जो कि पाकिस्तान के मैं तो ये बोलता हूं कि कौमी खेल में है, जुगाड़ू तरीके, बिजनेस का कोई ऐसा जुगाड़ू शॉर्टकट जिसको हम कहते हैं कॉर्नर कटिंग। आपने कोई ऐसी कॉर्नर कटिंग की कि यार फॉर एग्जांपल अगर आपने बाहर आपने एडवर्टाइजिंग बोर्ड अपना या नेम डिस्प्ले लगाना था, आपने कहा यार अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगा लेंगे, तो वो नेम डिस्प्ले नहीं लगा हुआ, उसके हमने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं साथ दिए, तो ये केस आपका रिजेक्ट हो सकता है। आपका कोई स्मॉलेस्ट डॉक्यूमेंट मिस रह गया बीच में, कोई जैसे निकाह नामा है फॉर एग्जांपल, मैरिज सर्टिफिकेट है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं लगाई आपने, तो दिस कैन बी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिजेक्शन आल्सो, कि वो आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा के लानी है, इसलिए आपका केस रिजेक्ट हो गया। तो ये छोटी से छोटी रीजन भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी भी। बिजनेस से रिलेटेड में कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। शॉर्टकट मारेंगे सियाड़ बत्ती, मैं बड़ा सियाड़ा, मैं अमेरिकन इमिग्रेशन नू इस तरह कर लांगा, उस तरह कर लांगा, सर केस रिजेक्ट हो जाएगा, फुल स्टॉप। अच्छा साहब, पाकिस्तान में बहुत से बच्चे फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है,
हम लोग बचपन में मैट्रिक करते हैं, फिर वो कॉलेज की सिस्टम है पूरा, फिर वो डिग्री प्रोग्राम और फिर आगे स्पेशलाइजेशन। क्या हमको ये 2 साल 3 साल 4 साल का प्लान करना चाहिए है अपने E1 E2 को या अपनी इमिग्रेशन को? सर देखें, दो तरह की सूरत हाल है। अगर तो आप ऐसे ब्लेस्ड फैमिली बैकग्राउंड से हैं कि आपको पता है कि जब आप बोलेंगे अब्बा जी मैं जाना है अमेरिका, अब्बा जी आपको अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे, आप बिजनेस परचेज करेंगे, यू आर गुड टू गो, फिर तो आपको कोई प्लानिंग नहीं चाहिए, फिर आपके अब्बा जी ने प्लानिंग की हुई है। अगर आप एक मुतवसत बैकग्राउंड से हैं, आप 1 लाख 1.5 लाख $2 लाख की इन्वेस्टमेंट एक वन स्पॉट में नहीं जनरेट कर सकते, देन नेचुरली द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्लान। आप आज से प्लान शुरू करें। ये आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग के आपके वो फंड्स को आपने कैसे रोटेट करना है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं हमने, हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली, जिसमें आपने एक्चुअली कोई $1 लाख की ट्रेड नहीं की। E1 की अगर मैं बात करूं तो आपने ओवर द पीरियड ट्रेड को बिल्ड किया, करते गए हैं, अपना प्रोफाइल क्रिएट करते गए हैं, 3-4 साल में बड़ी फेयर एक आपने ट्रांजैक्शन की हैं और आपने स्मूथली बिजनेस को बिल्ड किया जनाब। तो ये थे जनाब रहील साहब जो अमेरिका माइग्रेट कर चुके हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। और आखिरी सवाल मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि भाजी पाकिस्तान की जिंदगी मजेदार है या इत्थों दी? सारियां गल्लां करके जिंदगी कित्थों दी मजेदार है? देखिए जी, इसमें अगर ये इसके ना मैं डबल आंसर करूंगा, डबल मीनिंग, डुअल मीनिंग्स। अगर तो आपने करनी है याशी तो पाकिस्तान जिहा मुल्क कोई नहीं। हाय हाय हाय, कमाई होवे डॉलरां दी ते याशी होवे पाकिस्तान दी, इहो जिहा जोड़ कोई नहीं। ठीक है जी, अपना मुल्क अपना है जी। लेकिन अगर आपने क्वालिटी लाइफस्टाइल की बात करनी है, आपने हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, बेसिक एथिक्स की बात करनी है, तो अमेरिका जैसा मुल्क कोई नहीं। ऑलराइट जनाब, रहील साहब का कहना है जी अमेरिका जैसा मुल्क कोई नहीं है। पूरी दुनिया मैं समझता हूँ पूरी दुनिया जो है वो आपके लिए खुली है और एक मोमिन को किसी एक जगह पे कभी भी बैठ नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी, तो दुनिया घूमिए, इसको बल्कि मुसख्खर कीजिए, कायनात को मुसख्खर कीजिए, अपने आप को मुसख्खर कीजिए और नए जहान आबाद कीजिए। ठीक है जी, अगर सहाबा मदीने में बैठे रहते, मक्के में बैठे रहते, तो शायद हिदायत हमारे तक ना पहुंचती। तो जनाब आप भी पाकिस्तान से बाहर निकलिए, दुनिया को देखिए, दुनिया तरक्की क्यों कर रही है इसको समझिए और उसको समझते हुए हमें नए जहान आबाद करने हैं। लेकिन आखिर के ऊपर जी मैं तो यही समझता हूँ, इसी पे यकीन रखता हूँ कि रुपये छड्डो, डॉलर कमाओ, पाकिस्तान जरा वो दुनिया की बेहतरीन जनाब रहायश आपको लिविंग वहाँ पर मिल जाती है। इस्लामाबाद में $1000 में ना 3 लाख रुपए बड़ी सोनी कोठी लग जाती है। सर क्या बात, ऐसा ही है। $1000 से एक मरले दी कार सर 3000 रुपए में, पाकिस्तानी 3000 रुपए में आपको एक ऐसी बंदी मिलती है जो आपके घर में आके आपके सारे कपड़े पूरे महीने के धो जाती है। तो यहाँ पर इधर तो भांडे भी आपको तोड़े पहनते हैं, तो कपड़े भी आपको तोड़े पहनते हैं। साहब ये है लाइफस्टाइल जिसको ये हम लोग बड़ा आइडलाइज करते हैं पाकिस्तान में बैठते हुए जनाब। सो जनाब गुड लक टू यू जनाब। थैंक यू सर। तुसी एंजॉय करो, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ एंजॉय ਕਰਾਂਗੇ पाकिस्तान में। थैंक यू।